नमस्कार दोस्तों। साल 1971 अमेरिकी एयरलाइंस की एक फ्लाइट पोर्टलैंड शहर से टेक ऑफ करती है, जिसको सिएटल तक जाना था। ये एक आधे घंटे की फ्लाइट है और इसमें बैठे हैं 36 पैसेंजर और 6 क्रू मेंबर। लेकिन ये सब लोग इस बात से अनजान है कि आज यहाँ इनके बीच एक हाईजैकर भी मौजूद है, जो देखने में एकदम बिल्कुल नॉर्मल बिजनेसमैन की तरह लगता है। इसने वैसे ही कपड़े पहने हुए है, एक सूट, व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट। इसकी उम्र करीब 40 के आसपास है, लेकिन ये जानबूझकर प्लेन की बिल्कुल आखिरी वाली सीट पर बैठता है। जैसे ही हवाई जहाज उड़ान भरता है, यह बंदा वहां मौजूद एक एयर होस्टेस को कहता है कि मेरा नाम डैन कूपर है, और एक बड़ी ही मुस्कान के साथ एक नोट देता है एयर होस्टेस को, जिसका नाम फ्लोरेंस शोपनर था, जो एक 23 साल की औरत थी। जिसे लगा कि यह बंदा उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो उसने उस नोट को लिया और बिना पढ़े अपने पास रख लिया। ऐसा करते देख कूपर ने कहा, मिस, मुझे लगता है कि आपको ये नोट पढ़ लेना चाहिए। फ्लोरेंस शोपनर ने जब उस नोट को खोला तो वहाँ बड़ी नीड हैंडराइटिंग में क्लियर लिखा हुआ था, मिस, आई हैव ए बॉम्ब इन माई ब्रीफ केस एंड आई वांट यू टू सिट बाय मी। फ्लोरेंस शोपनर कूपर के साइड में चुपचाप बैठ जाती है, लेकिन उन्हें अभी भी यकीन नहीं था कि क्या इसके पास बॉम्ब हो सकता है। तो उसने अपना ब्रीफ केस खोला, जिसमें डायनामाइट की आर्टिस्ट और एक डेटोनेटर भी मौजूद था। इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक बॉम्ब ही है। कूपर अपनी डिमांड एयर होस्टेस के सामने रखता है। उसकी टोटल 3 डिमांड थी। उसको शाम 5 बजे से पहले $2 लाख कैश, 2 पैरासूट, और जब हम लैंड करें तो एक ट्रक तैयार रहना चाहिए रिफ्यूलिंग करने के लिए। अपनी डिमांड के आखिर में उसने फ्लोरेंस शोपनर को इनडायरेक्टली यह भी बोला कि अगर कोई गलती हुई तो मैं इस पूरे हवाई जहाज को बॉम्ब से उड़ा दूंगा। प्लेन में बैठे बाकी पैसेंजर अभी भी इस बात से अनजान थे, और एयर फ्लोरेंस शोपनर चाहती भी नहीं थी कि बाकी पैसेंजर को ये सब पता चले। वो चुपचाप से प्लेन की कॉकपिट में जाती है और कूपर का नोट प्लेन के पायलट को दिखाती है। एक दूसरी एयर होस्टेस टीना मकाल को भी यह बात बताई जाती है, और वो जाकर अब कूपर की साइड में बैठ जाती है। इन दोनों एयर होस्टेस की मदद से कूपर और प्लेन की कॉकपिट के बीच कॉन्टैक्ट मेंटेन रहता है। ये बात एयर ट्रैफिक कंट्रोल को बताते हैं, और जल्दी यह खबर पहुंच जाती है एयरलाइंस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड नायरो के पास। वो यहाँ पर डिसीजन मेकर थे और एक सोच समझ कर फैसला लेते हैं, और कहते हैं कि जो भी हाईजैकर की डिमांड है, हम उसकी सारी डिमांड पूरी करेंगे। FBI के साथ कोऑर्डिनेट करके वो एक सीटल के बैंक के साथ बात करने लगते हैं पैसे अरेंज करने के लिए। बैंक के पास ऐसी इमरजेंसी के लिए एक बड़ा पैसों का बंडल रखा होता है, और इस पैसे के बंडल में एक बड़ी खास बात यह भी थी कि इन सभी नोटों पर जो सीरियल नंबर लिखे हुए थे, बैंक ने उन्हें नोट डाउन कर रखा था। लेकिन एक सवाल यहाँ पर आपके मन में जरूर आ रहा होगा कि आखिर एयरलाइंस के प्रेसिडेंट ने यह फैसला क्यों लिया कि हाईजैकर के साथ कोऑपरेट किया जाए। इसके पीछे कारण था कि हाईजैक की खबर दुनिया भर में फैले और उनकी कंपनी को इसकी वजह से नुकसान हो। इसलिए इस मुद्दे को दबाए रखने के लिए वो हाईजैकर की डिमांड को पूरी करने के लिए तैयार थे। प्रॉब्लम बस यहाँ पर यह थी कि पैसों को अरेंज करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए था, लेकिन ये फ्लाइट सिर्फ आधे घंटे की होनी थी। तो पायलट को यहाँ पर कहा जाता है कि प्लेन को नीचे उतारने की जगह हवा में ही गोल गोल घुमाते रहो सीटल के पास, जब तक हम जमीन पर पैसों का इंतजाम नहीं कर लेते। यह आधे घंटे की फ्लाइट धीरे धीरे 3 घंटे की फ्लाइट बन जाती है। पैसेंजर अभी भी इस बात से अनजान थे कि यहाँ पर क्या हो रहा है। फ्लाइट के पायलट अनाउंसमेंट करके बताते हैं कि हम माइनर टेक्निकल डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये डिले हो रहा है। तो बाकी सभी पैसेंजर को यही लगता रहा। फाइनली जाकर शाम 5:46 पर यह फ्लाइट लैंड करती है सीटल के एयरपोर्ट पर। ऊपर की इंस्ट्रक्शन के अनुसार प्लेन को मेन टर्मिनल की बिल्डिंग से दूर पार्क किया जाता है। सिर्फ एक एयरलाइंस का एक आदमी प्लेन के पास आता है, पैरासूट और $2 लाख से भरा बैग कूपर को दे देता है। अपनी मांगे पूरी करवाने के बाद कूपर ने 35 पैसेंजर और 2 क्रू मेंबर को उतरने की परमिशन दे दी, सिवाय टीना मकाल के। इस हवाई जहाज को इसके बाद प्लेन के अनुसार रिफ्यूल किया जाता है और यह फ्लाइट दोबारा से उड़ान भरती है। इस बार प्लेन में सिर्फ पायलट बैठे हैं और उनके साथ है कूपर और टीना। कूपर दोबारा से इंस्ट्रक्शन देना शुरू करता है पायलट को कि कहाँ जाना है, किस स्पीड में प्लेन को उड़ाना है और किस एंगल पर। वो कहता है कि प्लेन को मैक्सिको सिटी की ओर ले जाओ और हवा में 10,000 फीट की हाइट पर प्लेन को उड़ाना। विंग्स की पोजीशन 15 डिग्री पर होनी चाहिए और स्पीड जितनी कम हो सके उतनी होनी चाहिए। पायलट ने बाकी तमाम डिमांड तो पूरी कर दी,
लेकिन जहाज को सीधा मैक्सिको सिटी लेकर जाना फ्यूल की वजह से पॉसिबल नहीं था। लेकिन कूपर को इसकी कोई चिंता नहीं थी। कूपर ने कहा, जैसा मैंने कहा वैसे ही उड़ते रहो। दूसरी तरफ लोकल और फेडरल अथॉरिटीज भी अपना काम कर रही थी। उन्होंने फाइटर जेट को जहाज के पीछे रवाना कर दिया, लेकिन वह इतनी स्लो स्पीड मेंटेन नहीं कर पा रहे थे। इसकी वजह से उन्होंने जहाज के गिर चक्कर लगाना शुरू कर दिया। अब कूपर टीना को कहता है कि वो कॉकपिट में चली जाए और दरवाजा बंद कर ले। प्लेन के पीछे वाले हिस्से में कूपर इकलौता इंसान बचता है। यह अपने पैराशूट निकाल कर तैयारी करता है। कॉकपिट में एक वार्निंग लाइट फ्लैश करती है, ये इंडिकेट करते हुए कि जहाज के पीछे से एक सीढ़ी खुल चुकी है। कूपर इन्हीं सीढ़ियों से पैराशूट और पैसों के साथ छलांग लगा देता है। पायलट और एयर होस्टेस ने ऐसा करते हुए तो नहीं देखा क्योंकि वो कॉकपिट में बंद थे, लेकिन शाम के 8:10 पर पायलट ने यह जरूर नोटिस किया कि प्लेन के पीछे वाला हिस्सा अचानक से ऊपर की तरफ बंद हो गया है। इसके बाद पायलट इस प्लेन को नेवाडा के रेनो शहर में जाकर लैंड करा देता है। पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है और पुलिस प्लेन की छानबीन करती है, लेकिन कूपर का कोई नामो निशान नहीं मिलता। पुलिस को मिलती है सिर्फ एक टाई जिस पर क्लिप लगी हुई थी और कुछ पैराशूट के फटे हुए हिस्से, जिसको इस्तेमाल किया गया था अपने पैसों के बैग को कवर करने के लिए। इसके अलावा कुछ पर्सनल आइटम भी मिलते हैं कूपर के, जैसे कि सिगरेट जो स्मोक कर रहा था। प्लेन में उस जमाने में स्मोकिंग अलाउड होती थी। वहाँ एक टिकट भी मिला जिस पर डैन कूपर लिखा हुआ था। उसी दिन से एफबीआई ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी थी कूपर को ढूंढने के लिए, लेकिन कूपर का नामो निशान नहीं मिलता। ये इन्वेस्टिगेशन 45 सालों तक चलती है। 2016 में इसे ऑफिशियली खत्म कर दिया जाता है, लेकिन बहुत सारे सवालों के जवाब अधूरे पड़े हैं। आज तक के इतिहास का यह इकलौता हाईजैक है जिसे कोई भी सोल्व नहीं कर पाया। एफबीआई की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिस्ट्री, आखिर कूपर कौन था, उसके साथ आगे क्या हुआ, क्या वो पैसे पुलिस कभी वापस रिकवर कर पाई? सवाल बहुत सारे हैं, आइए समझने की कोशिश करते हैं। इस पूरे इंसिडेंट के बारे में एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है कि इस पूरे हाईजैक के दौरान बाकी किसी भी पैसेंजर को पता तक नहीं चला कि उनका प्लान हाईजैक हुआ था। ना ही कोई यहाँ पर मारा गया और ना ही किसी को चोट पहुंची। इस हाईजैक में इसका क्रेडिट कई लोग अक्सर टीना मकाल को देते हैं, हीरो बुलाते हैं उन्हें इस पूरे हाईजैक का। एफबीआई की इनिशियल इन्वेस्टिगेशन से हमें पता चलता है कि कूपर ने जो छलांग मारी वो किस एरिया में थी। इसका अंदाजा भी पुलिस के पास मौजूद था। वाशिंगटन स्टेट के साउथ वेस्ट इलाके के ऊपर से छलांग लगाई गई। नीचे मौजूद थे ढेर सारे पाइन फॉरेस्ट, लेक और बड़े बड़े कैनन जहाँ पर भालू रहते थे। इसीलिए शुरुआत में तो इन्वेस्टिगेशन ने कहा कि कूपर का जिंदा बच पाना नामुमकिन है। 10,000 फीट की हाइट से छलांग मारना, वो भी रात के अंधेरे में। उस समय रात के 8 बजे थे। कूपर ने जो कपड़े पहन रखे थे वो भी सूटेबल नहीं थे। पैंट और शर्ट में छलांग मारना जब बारिश होने लग रही थी, बाहर काले बादल और आंधी चल रही थी, यानी कि कूपर को नीचे गिरते वक्त कुछ भी दिख नहीं रहा होगा। यह नवंबर महीने का दिन था। अमेरिका के इस रीजन में तापमान बहुत ठंडा होता है। अगर कूपर किसी लेक में गिरा होगा, वहाँ से बच पाना नामुमकिन होगा। इन सब चीजों के बावजूद कुछ ऐसे कारण बाद में निकल कर आए जो सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि शायद कूपर ने इस छलांग को सरवाइव कर लिया होगा। ये कारण थे कि कूपर के इंसिडेंट के बाद कई सारे सिमिलर इंसिडेंट देखने को मिले। जब कूपर की हाईजैकिंग की खबर पूरे देश भर में फैली तो बहुत से और हाईजैकर ने यही तरकीबें अपनाने की सोची। कम से कम 5 लोगों ने सेम कॉपी कर हाईजैकिंग करी और यह सभी के सभी 5 लोग प्लेन से छलांग मारने के बाद सरवाइव भी कर गए। लेकिन बाद में यह सभी एफबीआई द्वारा पकड़ लिए गए और एफबीआई ने सोचा कि अगर ये लोग छलांग मार सकते हैं, कूपर से ज्यादा बदतर कंडीशन में सरवाइव कर सकते हैं, तो यह बिल्कुल पॉसिबल है कि डीबी कूपर भी सरवाइव कर गया होगा। एफबीआई ने अनुमान लगाया कि कूपर जिंदा हो सकता है, तो अगला काम उनका था कि उस जगह की तलाशी लेना जहाँ पर उसने जंप मारी थी। इस एरिया में जो लोकल फार्म हाउस थे, एफबीआई वाले एक एक घर जाकर दरवाजा खटखटाने लगे और लोगों से पूछताछ करते। जांच करने के लिए पेट्रोल बोट चलाई जाने लगी लेक मार्विन में। इस लेक में एक कंपनी ने तो अपनी सबमरीन को भी सर्च करने के काम पर लगा दिया कि लेक मार्विन के अंदर 200 फुट की गहराई में जाकर ढूंढने की कोशिश करी जाए कि या तो पैसे मिले या कोई पैराशूट का पीस मिले या किसी की बॉडी मिले, लेकिन कुछ नहीं मिलता। डीबी कूपर को ढूंढना बड़ा मुश्किल हो रहा था। इसीलिए इन्वेस्टिगेशन ने जो नोट के सीरियल नंबर थे उन्हें लोकल अखबारों में छपवा दिया और खबर छपी कि जो पहला इंसान
सीरियल नंबर के किसी भी नोट को लेकर आएगा, हम उसे $1000 का इनाम देंगे। यह ऑफर 3 सालों तक चला, लेकिन एक भी नोट का नामो निशान नहीं मिला। FBI ने पैसेंजर और फ्लाइट क्रू मेंबर से बात करके 2 जनवरी 1973 को एक स्केच बनवाया, जिसको देखकर एयर होस्टेस ने कहा कि कूपर ऐसा ही दिखता था। डैन कूपर का असली चेहरा अब दुनिया के सामने था। बहुत से लोग अपनी नई थ्योरी बनाने लगे इसकी आइडेंटिटी को लेकर कि एक्चुअली में कूपर था कौन। लैरी कार, जिन्होंने 2006 से 2009 के बीच इन्वेस्टिगेटिव टीम को लीड किया था, इनका मानना था कि कूपर एयरफोर्स में एयरक्राफ्ट कार्गो लोडर थे, क्योंकि कार्गो लोडर को बेसिक जंप ट्रेनिंग दी जाती थी। कैसे पैराशूट पहनते हैं, कैसे पैराशूट का इस्तेमाल करते हैं, प्लेन की सीढ़ियां कहां से खुलती है, यह सब उन्हें पता होता है। इन डिस्क्रिप्शन के बेसिस पर FBI ने 800 से ज्यादा लोगों की लिस्ट जारी करी। 800 लोग, जिनमें कोई भी DB कूपर हो सकता है, लेकिन इनमें से करीब 20 को सीरियसली कंसीडर किया गया, जिनका चेहरा DB कूपर से काफी मिलता जुलता था। लेकिन काफी पूछताछ के बाद इन्वेस्टिगेशन टीम ऑफिशियली किसी को भी DB कूपर कंसीडर नहीं करती। 12 जुलाई 2016 को FBI इस केस को बंद कर देती है। आज के दिन भी DB कूपर की ये मिस्ट्री एक अनसोल्व्ड मिस्ट्री है। कोई नहीं जानता कि ये DB कूपर कौन था, कहां से आया था और कहां चला गया। यह सब सुनकर आपको क्या लगता है? यहाँ पर उस रात जब DB कूपर ने छलांग मारी, क्या कूपर ने उस छलांग को सरवाइव किया होगा या नहीं? नीचे कमेंट में लिखकर बताओ। ये चीज काफी सरप्राइजिंग है कि कूपर की हाईजैकिंग के बाद ढेर सारी और ऐसी ही हाईजैकिंग हुई, लेकिन उन सब हाईजैकिंग में जो भी हाईजैकर पैराशूट का इस्तेमाल करके प्लेन से कूदा, वह हमेशा जिंदा बचा और उसे हमेशा पकड़ लिया गया। लेकिन कूपर का क्या हुआ, यह आज तक एक रहस्य बना हुआ है। इसका जवाब किसी के पास नहीं है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले। तो मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।